नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 28 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 आर्टिकल्स हैं जिसमें से एक आर्टिकल को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कौन सा? पहला आर्टिकल, द ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ अल्टरनेटिव ट्रुथ्स अनट्रबल्ड बाय फैक्चुअलिटी एंड डाइवर्सिटी, प्रिविलेज एंड पावर आर फैशनिंग पब्लिक ओपिनियन इन ट्रबल्ड डेमोक्रेसीज। देखिए, बात यह है दोस्तों कि यूएसए में जो रिसेंट केसेस हो रहे हैं, मतलब केसेस क्या, कोरोना वायरस हो गया। अब कोरोना वायरस के चलते 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए यूएसए में। बट वो चीज यूएसए की जनता के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो रही है। वो चीज यूएसए के लीडरशिप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर रेस के बेसिस पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लेके आना, रेस के बेसिस पे लोगों को सेग्रीगेट करना, माइनॉरिटीज को सेग्रीगेट करना, बाहर से जो लोग अंदर आते थे, इमिग्रेट करते थे, उनके रास्ते को रोकना, ये कुछ पॉलिसीज हैं ऐसी, ये कुछ व्यू पॉइंट्स हैं ऐसे जो डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट कर दिए हैं। और ये व्यू पॉइंट्स अब यूएसए में बहुत आग पकड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यूएसए, जो कि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बाहर से दुनिया को नजर आता है, अंदर से बहुत टूटा और बहुत बिखरा हुआ है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और उस टूटे बिखरे होने के बहुत से प्रूफ दिए हैं ऑथर ने इस आर्टिकल में। तो एक्चुअली में एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सीधे सीधे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भले यूएसए दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी नजर आता हो, लेकिन हो ये रहा है कि, और खासकर ये सब चीजें पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं, ऑथर बोल रहा है, बस ये सामने आ गई है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। तो व्हाइट वर्सेस ब्लैक की डिबेट यूएसए में रेज कर रही है। यूएसए जल रहा था कुछ दिन पहले। डोनाल्ड ट्रंप हार गए, अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। हमेशा से यूएसए की जो पॉलिसीज रही हैं कि हाँ, हम बाहर के देशों को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करेंगे, बाहर के देश हमारे यहाँ पे आके नौकरियां कर सकते हैं, ये वहां के व्हाइट पीपल को और बहुत बड़े तबके को पसंद नहीं आ रहा है। तो उसके चलते कल्चरल क्लैश सा चालू हो गया है और यूएसए की इंटरनल पॉलिटिकल और कल्चरल डेमोक्रेसी इस समय पे खतरे में है। तो यही बोल रहा है ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ अल्टरनेटिव ट्रुथ्स। क्या बोल रहा है? अनट्रबल्ड बाय फैक्चुअलिटी एंड डाइवर्सिटी। मतलब कि प्रिविलेज पावर, यानी कि प्रिविलेज होना, पावर होना, वाइट सुपीरियोरिटी होना, ये पब्लिक ओपिनियन को ज्यादा इस समय पे अपील कर रहा है यूएसए में। डाइवर्सिटी उतनी अपील नहीं कर रही, फैक्ट्स इतने अपील नहीं कर रहे। तो ये बातें हैं, थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल आर्टिकल है, अलग से डिस्कस करने की इसको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेपिंग आउट ऑफ शैडोज ऑफ इंडियाज माल न्यूट्रिशन। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा। कैसे बताया जा रहा है कि कुछ हमारे देश के इलाकों में मिड डे मील सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इंडिया के जो सर्वेस कराए जाते हैं उनके, ग्लोबल सर्वेस कराए जाते हैं उनके, और फाइनली उनको सॉल्व करने के लिए किया जा सकता है। फिर भैया ये आर्टिकल क्या बताता है? जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जिसको आप CHADOX1 भी बोलते हो, नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन, इसमें बताया जा रहा है कि देखिए, ये जो वैक्सीन थी, इसके वैसे 2 डोज दिए जाते हैं, एक डोज के बाद फिर एक डोज। अब हुआ ये कि एक डोज देने के बाद जब हमने अगली डोज आधी दी, तो इस वैक्सीन की जो एफिशिएंसी थी वो बढ़ गई। तो बोला ये जा रहा है कि, मतलब यही बोला जा रहा है कि 2 आप फुल डोज दे रहे हो तो एफिशिएंसी है लगभग 62%, और आप पहले एक डोज दे रहे हो, उसके बाद आधी डोज दे रहे हो, तो एफिशिएंसी है 90%। तो आप एक डोज और आधी डोज दो। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कि जितने बड़े पॉपुलेशन ग्रुप पे इन वैक्सीन को टेस्ट किया गया है, वो इतना छोटा इनसिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रुप है कि उससे आप एक ओवरऑल बिगर रिजल्ट्स को एनालाइज नहीं कर सकते। तो क्या पॉइंट्स बताए गए ये भी देख लेंगे। और फिर टेक फैक्ट्स, इंडिया ने चाइना की 43 और मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया, उससे कितना फर्क आएगा ग्राउंड पे, इसके बारे में कुछ बातें कही गई। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप मेंबर बन भी सकते हैं, उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स को जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इमीडिएट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ PDS, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी फूड आइटम्स एंड कम्युनिटी किचन्स आर अ फ्यू सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, इंडिया के बहुत से स्कूलों में, और खासकर ये वेस्ट बंगाल की बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट का एक किस्सा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई, प्रेयर सेशंस में कई बार बच्चे सिक होके, बीमार होके, डिजीनेस फील करके गिर जाते हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि सितंबर 2020 में एक टेलीफोनिक सर्वे करवाया, और उस टेलीफोनिक सर्वे के थ्रू ये पता चला गया कि बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है, वहां पे जो हेल्थ कंडीशंस ऑफ स्टूडेंट है वो कुछ खास अच्छी है नहीं। और जब ये इन्वॉल्व हुए, और यहां पे बात किसकी हो रही है, तो इस आर्टिकल को लिखा है भाई आपके अमर्त पॉल जी ने। ये डॉक्टोरल स्कॉलर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंटल स्टडीज, तिरुवनंतपुरम, केरला। और उसके साथ इन्वॉल्व कौन है? उपासक दास,
प्रेसिडेंशियल फेलो इन इकोनॉमिक्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इन्होंने लोगों ने सर्वे करवाई है। इन लोगों ने सर्वे करवाई किस रिपोर्ट के बेसिस पर कराई? तो एक बंगाली न्यूज़पेपर है आनंद बाजार पत्रिका, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी 10 फरवरी 2020 को, उसके बेसिस पे इन्होंने ये सर्वे करवाई। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया कि देखिए, स्कूल टीचर ने हाईलाइट किया गर्ल स्टूडेंट्स यानी वो बच्चियां जो स्कूलों में एडमिशन लेती हैं 5वीं क्लास में, उनकी जो हाइट है वो उनसे एक साल पहले जो स्कूल में एडमिशन ले रही हैं लड़कियां उनसे थोड़ी कम है। तो कहने का मतलब यह है कि मिड डे मील स्कीम का जो कंसेप्ट है कि बच्चों को खाना अच्छा मिले और ऑन पेपर्स बच्चों को अच्छा खाना दिया जा रहा है, उसके बाद भी उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं स्टेट में माल न्यूट्रिशन, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल स्टेट में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो है ही है, और जितना मिड डे मील स्कीम से मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। उसका एक रीजन और है कि बच्चे ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी की एक सिकार्डियन रिदम होती है दोस्तों, कि भाई आपको इतने समय पे इतना खाना मिले। तो ऐसा नहीं है कि आप भालू टाइप दिन में एक टाइम खाना खा लो, भर लो और 1 महीने का काम हो गया। नहीं, बच्चों के ग्रोथ के समय पे उनको समय समय पे प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। बच्चों को क्यों, जो बड़ा भी हो गया, जो बूढ़ा भी हो गया, उसको थोड़े थोड़े समय पे कुछ खाना चाहिए, एकदम से बच्चना ठीक नहीं होता है। तो इन बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, सीधे लंच मिलता है। वो लंच भी किस क्वालिटी का मिलता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो उसके चलते इन बच्चों का जो ओवरऑल न्यूट्रिशन लेवल है वो काफी खराब है, ये बात बोली जा रही है। इंडिया की अगर आप बात करो तो 2 बेसिक रिपोर्ट्स यहां पे कोट कर रहा है ऑथर। एक है द एनुअल रिपोर्ट ऑन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020। इस रिपोर्ट को रिलीज करता है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद एक है 2020 हंगर रिपोर्ट, जिसका टाइटल है बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो। किसने रिलीज की है? ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स देते हैं इंडियन फूड सिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन के बारे में, जिससे ये पता चलता है कि इंडिया में हालात बहुत खराब है। वो फैक्ट्स किससे रिलेटेड हैं? 2 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर्स। कौन से 2 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंडिकेटर्स हैं? एक है प्रेवलेंस ऑफ अंडर न्यूरिशमेंट POU, और एक है प्रेवलेंस ऑफ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी PMSFI। तो ये PMSFI और POU ये 2 रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये जो 2 रिपोर्ट्स अभी मैंने आपको ऊपर बताई हैं, एक ब्रेड फॉर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की और एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, ये दोनों रिपोर्ट्स बोलती है कि जो POU इंडिकेटर है और ये PMFSI इंडिकेटर है, भैया ये इंडिया के बहुत खराब चल रहे हैं। और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्रीज है पूरी दुनिया की। स्टंटिंग बहुत ज्यादा है इंडिया में, वेस्टिंग बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर भी ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं इंडिया के वो बहुत खराब है। अब ऑब्वियसली आप पूछोगे ये POU क्या होता है? तो POU measures the percentage of people who are consuming insufficient calories than their required minimum dietary energy requirements। और PMFSI क्या है? Identifies the percentage of people who live in households that are severely or moderately food insecure। तो अब यहां पे मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स तो बता दी है, लेकिन भाई अब आपको POU क्या होता है इसका बेसिक पता होना चाहिए, PMSFI बेसिक पता होना चाहिए, कौन से इंस्टीट्यूट्स ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी इनके नाम याद होने चाहिए। अगर इतना आप याद कर सको तो इस इंफॉर्मेशन को कोड करके आप नंबर ले सकते हो। ऐसे बहुत से स्टैटिस्टिक्स होंगे और इसलिए मैं कहता हूं 1 या 2 लाइनर नोट्स बनाइए, बस यही स्टैटिस्टिक्स को जनरल स्टडीज सिलेबस वाइज आप सेग्रीगेट कर लें, अपने नोट्स में लिख लें। अगर इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स को एग्जाम में कोड कर देते हैं भाई नंबर आपको अच्छे मिल सकते हैं, बट कोड न्यूट्रल तरीके से करिएगा, ये बात मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। और इंडिया में एक कंट्रास्ट बहुत बड़ा है दोस्तों। देखिए, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से रही है। कम से कम 2000 से लेके 2014 तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट, 2012 तक, सॉरी 2014 तो मैं पॉलिटिकल टाइप बोल रहा हूं, 2000 से लेके 2012 तक कहीं ना कहीं ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल फिगर ये बोलते हैं कि 2000 के बाद इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो थोड़ी धीमी हुई है। अभी इसका रीजन सरकारें ना होके दुनिया भर के फैक्टर्स और कुछ हद तक सरकार की पॉलिसीज भी देखिए होता ही है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी की पॉलिसीज गलत है, कांग्रेस की पॉलिसी भी उतनी ही गलत थी। दोनों पार्टीज की जो पॉलिसीज हैं वो गलत रही हैं, कहीं ना कहीं उनका इंप्लीमेंटेशन गलत रहा है। किसी भी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ साथ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है भाई, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेट ले पा रहे हैं, जुडिशरी में केसेस चल रहे हैं, कोई इन्वायरमेंटल इशू आ गया तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। तो इस तरीके की बड़ी प्रॉब्लम्स है इंडिया में। अब अगर आप बात करो पॉवर्टी रिडक्शन की,
तो ऑफिशियल गवर्नमेंट एस्टिमेट्स बताते हैं कि 2011-12 से लेके अब तक बहुत ज्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है इंडिया में, लेकिन पॉवर्टी रिडक्शन होने के बाद भी माल न्यूट्रिशन कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बात करो पीओयू के मैट्रिक की, प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट की मैट्रिक्स की, तो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट को अगर आप इंडिया अपने इमीडिएट नेबरहुड में चेक करें तो 2001 से लेके 2018 तक का डाटा बता रहा हूं, 2001 से लेके 2018 तक इंडिया में पीओयू लगभग 24.100% घसा है। तो 24.7% प्रेवलेंस ऑफ अंडर नोरिशमेंट कम हुआ है इंडिया में 18 सालों में, 2001 से लेकर 2018 तक। चाइना में ये 76.4% कम हुआ है। चाइना में पहले ही कम था 2000 की बात करो आप इंडिया से, और उन्होंने 76.4% कम कर लिया। नेपाल में 74% कम हुआ है, पाकिस्तान में 42% कम हुआ, अफगानिस्तान में 37.4% है और हम 24.7 पे हैं, बांग्लादेश में 18.9%। तो बात यह है कि बांग्लादेश में ओवरऑल कम हुआ, बट बांग्लादेश का प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट का बेस लेवल हमसे बहुत नीचे। तो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट वाला जो मैट्रिक है, यहां पे हम ज्यादातर देशों से नीचे ही नजर आ रहे हैं जो कि हमारे इमीडिएट नेबरहुड में है। अब इसमें एक और वजह है यहां पे, देखिए अफगानिस्तान का जो प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट है वो 37.4% घटा है, इंडिया का 24.7% घटा। उसका एक रीजन ये है कि देखिए इंडिया का जो बेस प्रेवलेंस ऑफ अंडर नूरिशमेंट का मैट्रिक था वो था 18.6% लगभग 2000 में, अफगानिस्तान का 47.8% था। तो अफगानिस्तान में अंडर नूरिशमेंट इतना ज्यादा था कि वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा तेजी से घटेगा, नो मैटर कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है, तालिबान हर जगह लड़ाई कर रहा है, तो इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं ओवरऑल हम जिस इकोनॉमिक कंडीशन में, हमारे यहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल है, हमारे पास ठीक ठाक पैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उसके बाद जिस लेवल पे ये अंडर नूरिशमेंट कम होना चाहिए उस लेवल पे ये अंडर नूरिशमेंट कम नहीं हो रहा है। और इन सर्वेस को सब्सटैंशिएट किसने किया है? इसको किया है फूड इनसिक्योरिटी एंड एक्सपीरियंस स्केल सर्वे ने। ये जो फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे है बेसिकली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है, बट इंडिया में इसको कंडक्ट नहीं कराया जाता। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कंडक्ट कराने की परमिशन नहीं दी है, तो इंडिया के लिए सीधे सीधे एस्टिमेट्स अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी इंडिया के एस्टिमेट्स आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि आप 3 साल का डाटा कवर करो दो मैट्रिक्स का, एक तो साउथ एशिया का और एक साउथ एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया का। तो साउथ एशिया का डाटा आपने कंपेयर किया और साउथ एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया का डाटा कंपेयर किया और दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि इंडिया में प्रेवलेंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी क्या है। एस्टिमेट्स ये बोलते हैं कि बिटवीन 2014-16 about 29.1% of the total population was food insecure, which rose up to 32.9% in 2017-19। यानी 17-19 में 32.9% ऑफ द पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर है, 2014-16 में 29.1% ऑफ पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर है, 2014 में वो टोटल पॉपुलेशन जो कि मॉडरेटली या सीवियरली फूड इनसिक्योर फील करती थी वो तो 375 मिलियन यानी 37 करोड़ 50 लाख लगभग, और 2019 में ये नंबर ऑलमोस्ट 450 मिलियन 45 करोड़ पे पहुंच गया। तो क्या इंडिया में कुछ किया नहीं गया इन चीजों को सॉल्व करने के लिए? बिल्कुल किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या बोला इस एनएफएसए 2013 ने? एंश्योरिंग एवरी सिटीजन एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। टू क्रूशियल एलिमेंट्स स्टिल गॉट लेट आउट, यानी कि 2013 ने ये बोल दिया कि भैया ज्यादातर सिटीजन्स को एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड देंगे, अफोर्डेबल प्राइसेस पे देंगे, बट दो चीजें इसमें नहीं इंक्लूड की गई एनएफएसए में। एक तो भाई नॉन इंक्लूजन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स सच एज पल्सेस, मतलब पल्सेस जैसे आइटम्स को एनएफएसए में नहीं जोड़ा गया, तो ये न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स है। दूसरा एक्सक्लूजन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरीज, तो एनएफएसए में जितने बेनिफिशियरीज की जरूरत थी, जितने वल्नरेबल लोग थे, सबको नहीं जोड़ा गया। दूसरी बात है न्यूट्रिशियस फूड आइटम जैसे कि पल्सेस, इनको नहीं जोड़ा गया। और कोविड-19 के पैंडेमिक ने सिचुएशन को और वर्स कर दिया, वल्नरेबल ग्रुप्स की हालत और खराब हो गई। और रिसेंटली एक और कैंपेन लॉन्च हुआ जिसका नाम है हंगर वॉच। इसको लॉन्च किया राइट टू फूड कैंपेन ने। ये एक बहुत ही ग्रिम सिचुएशन देता है इंडिया की कि भैया 3 रिस्पोंडेंट्स जिनसे सवाल पूछेगा उसमें से एक ये बोल रहा है कि लो फूड कंजम्पशन किया है हमने, फूड क्वालिटी हमारी बहुत गंदी है। अब इस तरीके के स्टैटिस्टिक्स को कोट मत करिएगा, लेकिन यहां पे आप कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स कोट कर सकते हो? एनएफएसए में 2 चीजें नहीं इंक्लूड की गई, ये आप बता सकते हो। फिर साथ साथ फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल सर्वे के बारे में आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से बना के, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहां पे बात की जा रही कि प्रॉब्लम तो हमने देख ली, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो? तो भैया आप
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूनिवर्सलाइज करो। देखिए जब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात आती है ना, तो ऑलमोस्ट सारे ऑथर एक ही सॉल्यूशन देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूनिवर्सलाइज कर दो, यानी सबके पास धान पहुंचने चाहिए सस्ते रेट पे। तो पीडीएस शॉप्स खुलती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स खुलती हैं अलग अलग स्टेट्स में, गरीब लोग वहां पे लाइन लगाते हैं और सामान लेते हैं। गरीब लोग नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देश की मेजॉरिटी जनता ही गरीब है। ओके, और कुछ तो इतने चालाक और अमीर टाइप के लोग होते हैं, अपर मिडिल क्लास टाइप के लोग होते हैं, उनके पास पैसा है कि वो नॉर्मली मार्केट से खरीद सकते हैं, बट अपना फर्जी पीडीएस कार्ड बनवा के वो सामान खरीद रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं आजकल की डेट में। और उसके बाद ये बोला गया है कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आप प्रोएक्टिव लेवल पे इंडिया में बढ़ाइए। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया भर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। तो चूंकि इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, अच्छा रहेगा कि इंडिया में इस यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और प्रोएक्टिव बेसिस पे इंप्लीमेंट किया जाए। फिर ये भी बोला जा रहा है कि क्वालिटी फूड आइटम्स को बनवाना, कम्युनिटी किचन्स को सेटअप करवाना, ये सब ऐसे तरीके हैं जिससे माल न्यूट्रिशन से लड़ा जा सकता है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं अ वियाल हाफ फुल। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हेस्ट एंड ओपोसिटी विल डिले द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सेफ एंड एफिशिएंशियस वैक्सीन। देखिए यहाँ पे वैक्सीन की बात हो रही है, और स्पेशली कौन सी वैक्सीन की बात हो रही है, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बात हो रही है। तो एस्ट्राजेनेका मार्केट कर रहा है इस वैक्सीन को, किसके साथ एसोसिएशन में वैक्सीन बनाई जा रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। नाम क्या है, CHAdOx1 नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट इसलिए, शुरुआत से आप सुन रहे होंगे कि भैया ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आ रही है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आ रही है। इंडिया वाले इस वैक्सीन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स भी इसमें हुए हैं। और जब ह्यूमन ट्रायल्स में थोड़ी भी सक्सेस होती है, तो ये जो कंपनी होती है ना, प्राइवेट कंपनी है, क्या क्या चिल्लाने लगती है कि देखिए हमारी इतनी एफिशिएंट है, इतनी एफिशिएंट है। क्योंकि देखिए ये कंपनियां भी रेस्टलेस हो रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस तेजी में है, अगर हमारी वैक्सीन जल्दी मार्केट में आ जाती है तो हम बहुत पैसा कमा लेंगे। और इनका पैसा खर्च भी बहुत होता है रिसर्च में, ऐसा नहीं है कि ये लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं। मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा ये लोग खर्च होते हैं, तो बाद में ऑब्वियसली इनको लगता है कि बेच के पैसा कमा लो। अब यहां पे एक डाटा निकल के आ रहा है। डाटा ये कह रहा है कि भाई अगर रेगुलर फुल डोज ग्रुप दिया जा रहा है वैक्सीन का, यानी एक डोज और फिर एक डोज, तो जो वैक्सीन की एफिशिएंसी निकल के आ रही कोरोना को सॉइल करने में, वो है 62%। और अगर एक फुल डोज और एक हाफ डोज दी जाए, तो जो वैक्सीन की एफिशिएंसी निकल के आ रही है CHAdOx1 की, वो निकल के आ रही है 90%। और ये चीज ऑक्सफोर्ड ने नहीं बताया, ये चीज एस्ट्राजेनेका कंपनी जो कि इसको बना रही उसने नहीं बताई, ये चीज बताई है हेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वैक्सीन प्रोग्राम ने अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू। हालांकि एट द सेम टाइम कंपनी ने भी बोला कि देखिए ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये एक वेल कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। हमने यूनाइटेड किंगडम के रेगुलेटर्स के सामने इस आइडिया को पुट अप किया। किस आइडिया को, कि एक फुल डोज देंगे, एक आधा डोज देंगे, और उनसे अप्रूवल लेने के बाद भी हमने ये एक फुल डोज और एक आधा डोज वाला जो मैकेनिज्म है वो चलाया है, और इससे अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, ये बोला जा रहा है। लेकिन यहां पे कंपनी ये भी बोल रही है कि हम एक एडिशनल ट्रायल भी रन करना चाहते हैं, हाफ डोज और फुल डोज रेजिमेंट जो हम चला रहे हैं, कि एक फुल डोज देंगे, एक हम आधी डोज देंगे। तो ये जो हम रेजिमेंट चला रहे हैं दवाइयों को एडमिनिस्टर करने का, इसका हम एक एडिशनल ट्रायल भी चालू करेंगे। अब अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, ये जो 1 फुल डोज और एक हाफ डोज, सच में इसका इफेक्ट ओवरऑल कोविड-19 को क्योर करने में बहुत अच्छा होता है, तो भाई इससे अच्छी खबर तो भाई हो नहीं सकती इंडिया के लिए और वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए कि चलिए भाई हम लोग वैक्सीन के बहुत पास पहुंच रहे हैं। और इंडिया में खुशी की लहर इसलिए भी हो जाएगी कि जल्दी से वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वैक्सीन को जिस टेम्परेचर पे स्टोर करना है वो भी इंडिया में कंपैटिबल है। लेकिन बात दोस्तों ये है कि 30 करोड़ लोगों को इंडिया में यहां पे हमें वैक्सीन देनी है। ये जो नंबर ऑफ पीपल्स पे ये वैक्सीन टेस्ट की गई है, हाफ डोज और फुल डोज, यानी एक पूरी डोज दें एक आधी डोज दें, जिससे नंबर ऑफ पीपल पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, वो नंबर ऑफ पीपल अभी बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। देखिए द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु गॉट द रिड्यूस्ड डोजेस वाज अंडर 55। देखिए बहुत सारे लोग जिनको ये फुल डोज और हाफ डोज दी गई, एक तो वो 55 साल से कम की उम्र पे हैं, तो हमको ये नहीं पता कि ये 1 फुल डोज और 1 हाफ डोज ओल्डर कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में किस प्रकार से काम करेगा। जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स है, जिनको बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कैंसर है, उनको अगर आप इस तरीके के डोजेस देंगे तो उनके शरीर पे क्या इफेक्ट आएगा, इसका पूरा असेसमेंट अभी के लिए नहीं है हमारे पास। तो अभी भी ये हाफ डोज और फुल डोज वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर एक मेजर टेस्टिंग करनी जरूरी है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथर ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई जो कंपनी है ना, वो बहुत जल्दी में रहती है वैक्सीन रिजल्ट्स को पब्लिश करने के लिए, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक पब्लिकेशन से जो बड़े बड़े मेडिकल जर्नल्स हैं उनके रिव्यू का इंतजार भी नहीं करती।
देखिए किसी भी वैक्सीन के जब रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं ना, तो वहां पीयर रिव्यूज होते हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी एक ऐसी फ्रेटर्निटी है जहां पे अगर कोई एक डॉक्टर कोई एक रिसर्च करता है या मेडिकल इनोवेशन करता है, तो उस रिसर्च को, उस इनोवेशन को जो बाकी डॉक्टर्स हैं ना वो रिव्यू करते हैं। और जब एक बहुत बड़ी मेडिकल कम्युनिटी हॉलिस्टिक रिव्यू कर लेती, तो उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो बन के निकलता है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है, उसकी जो जेन्युइननेस होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात हो रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन की, तो सब जल्दी जल्दी में हो रहा है। जल्दी जल्दी में इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइजर, मॉडर्ना और ये जो एस्ट्राजेनेका, इस तरीके की जो कंपनीज हैं, वो चाहती हैं कि जल्दी वैक्सीन को मार्केट में उतार दें, जिससे हम जल्दी पैसा कमा सकें। लेकिन जल्दी अगर पैसा कमाने वाला फैक्टर आप प्ले में ले आते हो एक लिमिट से ज्यादा, तो ओवरऑल पब्लिक हेल्थ खतरे में आ सकती है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आर्टिकल है टेक टैक्ट, इंडिया मस्ट स्टिक टू अ रूल्स बेस्ड अप्रोच इन रेगुलेटिंग द इंटरनेट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया ने डिसीजन लिया है 43 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन को बैन करने का। अब तक इंडिया कितनी एप्लीकेशंस बैन कर चुका है? इंडिया में 250 एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंडिया में बैन हो चुकी हैं। क्यों बैन की गई हैं? कि भैया दे आर प्री जुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर। अच्छी अच्छी बातें बोल दी यहाँ पे। ये ऐप ब्लॉकिंग तब से हो रही है जब से गलवन वैली में इंसिडेंट हुआ है, और एलएसी पे, इंडिया चाइना की जो एलएसी है आपकी अक्साई चीन और लद्दाख वाले इलाके में, वहां पे जो दोनों फोर्सेस है वो एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। टिकटॉक और पबजी ऑलरेडी बैन हो चुका है। यहाँ पे कौन कौन सी एप्स बैन की गई? तो अली पे कैशियर, स्नैक वीडियो, एडोर ऐप, चाइनीज सोशल, अलीबाबा वर्कबेंच, इस तरीके की एप्स को यहाँ पे बैन कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देखिए चाइना के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है जाओ लिजियान, वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच ले रहा है, बायोलेटरल कोऑपरेशन को गलत करने की कोशिश कर रहा है, ये सब ठीक नहीं कर रहा है इंडिया। अब बात यहां पे दोस्तों ये है कि ऑथर एक चीज बहुत अच्छी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इंडिया लगातार ऐप को बैन कर रहा है। मान लीजिए बॉर्डर क्लैशेस नहीं होते, तो क्या ये सब चीजें होती? ऑब्वियस सी बात है, तब ये सब चीजें नहीं होती। यहां पे इंडिया जब इन एप्स को ब्लॉक कर रहा है ना, तो वो बॉर्डर क्राइसिस को कोट करके ब्लॉक नहीं कर रहा, वो इस चीज को बोल के ब्लॉक कर रहा है कि भाई ये एप्स डाटा सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अच्छी नहीं है, हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के पर्सपेक्टिव से अच्छी नहीं है। तो ये तो पहले भी नहीं थी, आपको पहले ब्लॉक करनी चाहिए थी। तो जब चाइना के साथ रिश्ते अच्छे थे, तो ये जो एप्स थी वो तगड़े तरीके से इंडिया में चल रही थी। अब चूंकि बॉर्डर पर क्राइसिस चल रही है, तो भारत सरकार लगातार ऐप पे ऐप बैन करती चली ही जा रही है। अब यहां पे दोस्तों देखिए, इंडिया का जो ऐप मार्केट है, इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का मार्केट है, वो मार्केट बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं चाइना उस मार्केट की एक्सेस में घुसना चाहता है और इंडिया उस मार्केट की एक्सेस को ब्लॉक कर रहा है। अब यहां पे इंडिया का और चाइना की एक लड़ाई से होती नजर आ रही है। किस चीज में? इंटरनेट सर्विसेज की फील्ड में। और ये लड़ाई चाइना की टर्फ पे नहीं लड़ी जा रही है, इंडिया की टर्फ पे लड़ी जा रही है। क्योंकि चाइना का जो डोमेस्टिक मार्केट है, वहां पे तो उन्होंने इंटेंस इंटरनेट रेगुलेशन कर रखा है। तो वहां पे सिर्फ उनके ही ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, वहां पे केवल उनके ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलते हैं। बाहर का कोई भी प्लेटफॉर्म चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में अलाउ ही नहीं है। तो ये जो कंपटीशन चल रहा है, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर्सेस चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स चल रहा है इंडियन मार्केट के लिए। और इंडियन मार्केट में ही इंडिया वाले जो ऐप डेवलपर्स हैं और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो चाइनीज टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स से कंपीट नहीं कर पा रहे। बट चूंकि इन ऐप्स को ब्लॉक किया गया है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का ये जो ऐप स्पेस है, इसको समय मिला है ग्रो करने का। इंडिया के बहुत सारे ऐप अल्टरनेटिव्स आगे आ रहे हैं और लोग उनको धीरे धीरे इस्तेमाल करना भी शुरू कर रहे हैं। तो चीजें थोड़ी अच्छी हो रही हैं। जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया के, इंडिया अब उन चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इंडिया इस बात को समझ रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर हमको टेक्नोलॉजी की फील्ड में ही बनना है। तो अब यहां पे चाइना की एंट्री बंद करके इंडिया अगर अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, तो यहां पे इंडिया और चाइना के बीच में इंटरनेट स्पेस के फील्ड में एक जंग सी शुरू होती है। हालांकि हम लोग चाइना के सामने टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, इस बात को मानने में कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी चलिए मान लीजिए एक प्रकार का अनकन्वेंशनल बैटल यहां पे ट्रिगर हो रहा है। किसके किसके फील्ड में बीच में? चाइना इंडिया के बीच में लार्जर टेक्नोलॉजी रीम में। अभी लार्जर टेक्नोलॉजी रीम में जो चाइना है, वो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ग्लोबल सप्लाई चेन को ओन करता है। चाइना की टेक्नोलॉजी ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी बड़ी है कि यूएस उसको नहीं तोड़ पा रहा है, तो इंडिया का उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो लॉन्ग टर्म में चाइना अगर प्लान करता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज के थ्रू या अपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज के थ्रू इंडिया पे कुछ सैंक्शंस मारते हैं, इंडिया में टेक्नोलॉजी एक्सेस को ब्लॉक करते हैं, तो इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चाइना को इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मार्केट से हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरा भाई, अगर इंडिया इस तरीके से चाइनीज ऐप्स को बैन करेगा, तो कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेट कंपनीज हैं, वो इंडिया में आने में डरेंगे। उनको ये लगेगा कि इंडिया
अगर चाइनीज कंपनीज को, टेक्नोलॉजी कंपनीज को, टेक कंपनीज को बैन कर सकता है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अगर हमारा धंधा चल रहा है इंडिया में, इंडिया उसको भी बैन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑथर ये बोल रहे हैं कि रूल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए इंटरनेट को रेगुलेट करने में। तो चाइना की जो ऐप ब्लॉकिंग है वो हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट आनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको लाने में डिले कर सकता है, जो कि बाकी देश साउथ कोरिया, जापानीज, और साथ साथ जापानीज तो नहीं, क्योंकि जापान इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वियतनाम, इस तरीके की कंट्रीज को लग सकता है कि अगर वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट कभी भी उनको देश से बाहर ढकेल सकती है। तो यहां पे एक रूल बेस्ड ऑर्डर लाने की जरूरत है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से चीजें होंगी, ताकि उनके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि हमको ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना है। इसीलिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ को लाने की बात कही जा रही है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ एक बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। डाटा प्रोटेक्शन लॉ ओवरऑल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को डेवलप करेगा, क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि कल की डेट में टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर इंडिया की गवर्नमेंट और किसी कंपनी के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, इंडिया और किसी कंट्री के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओवरऑल पहले से ही सॉर्टिंग आउट मैकेनिज्म डिफाइंड होगा, जिससे इन प्रोबेबल इन्वेस्टर्स को पहले ही दिमाग में रहेगा कि अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीजें हो सकती हैं। तो ये सब था इस वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। जितना आसान तरीके से मैं आपको चीजें समझा सकता था मैंने समझाई है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।